नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करें, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरओ बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसके साथ साथ यूपी पेट, लेखपाल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्विट के साथ। कह दो अपने माँ बाप से, उनके पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाएंगे, माँ तो सपने बड़े देख पूरा करके हम दिखलाएंगे। देखो ये वक्त है, इस टाइम पे आपको मेहनत करना होगा। बहुत निराशा होगी, आपको लग रहा होगा कि शायद अब सिलेक्शन नहीं होगा और बहुत टाइम हो गया, इतनी बार सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन यही कई बार क्या होता है, जो अंतिम गुच्छे की चाबी होती है ना, उससे भी ताला खुल जाता है। हो सकता है ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, इससे आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो होप नहीं खोनी, मेहनत करते रहना है और अच्छे से सच में मेहनत करना है। ऐसा नहीं करना कि आपको सिर्फ दिखावा करना है कि आप तैयारी कर रहे हो, वास्तविकता में तैयारी नहीं करो। वास्तविकता में आप 3 महीने अच्छे से तैयारी करिए, आपको फर्क खुद ब खुद दिखेगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने बंगाल में अंग्रेजों ने कैसे आधिपत्य किया था, प्लासी का युद्ध क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि कैसे हुई थी, फिर कैसे आधिपत्य कर लिया, इन सब चीज़ों को इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उससे आगे के देखते हैं। तो 1798 में वेलेजली भारत का गवर्नर बनकर आया था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? क्लाइव। क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना था। 1757 में प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुंडो ने। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व करते हैं हेक्टर मुंडो ने। जबकि बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि कौन करता है? इलाहाबाद की संधि करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात ही बंगाल में कंपनी को क्या हो गया था? दीवानी का अधिकार मिल गया था। और इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया था। अब जब आपको 1798 में वेलेजली भारत का गवर्नर बनकर आता है, तो वेलेजली ने राज्य विस्तार हेतु सहायक संधि का बहुत ज्यादा प्रयोग किया। देखिए, सहायक संधि का अगर पहली बार पूछेगा, सहायक संधि का पहली बार प्रयोग किया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। पहली बार फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने प्रयोग किया, लेकिन व्यापक रूप से बहुत ज्यादा प्रयोग किया था वेलेजली ने। तो इसलिए सहायक संधि में नाम किसका जुड़कर आता है? वेलेजली का। सहायक संधि क्या थी भाई? एक कोई रियासत है, उससे बोला कि हम आपकी सहायता करेंगे शत्रुओं से। बोले बहुत अच्छी बात है, आप हमारी सहायता करोगे। बोले सहायता करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारी जो अंग्रेजी सेना है उसको हम आपके राज्य में रख देंगे। हम देखिए अपनी सेना को आपके राज्य में रख रहे हैं, तो अब आपको करना क्या होगा? इस सेना का खर्चा आपको उठाना होगा, इस सेना को वेतन आपको देना होगा, वेतन भत्ते आपको देने होंगे, उनके खाना रसद की व्यवस्था आपको करनी होगी। भाई उस टाइम पे हमारे भारत की दूसरी रियासत के राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। उन्हें लगा अरे वाह, अंग्रेज अगर हमारे साथ हो जाएंगे तो भारत पे तो हमारा नियंत्रण बहुत आसानी से स्थापित कर लेंगे। वो अंग्रेजों की चाल को समझ नहीं पाए। हैदराबाद पहली रियासत थी जिसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, लेकिन धीरे धीरे ये सहायक संधि राजाओं के लिए बहुत नुकसानदायक हुई। पहली बात तो क्या हुआ, उनके ऊपर अनावश्यक खर्च बढ़ गया। वो अपनी सेना को तो दे ही रहे थे, दूसरी क्या हो रहे थे? ब्रिटिशर्स को सेना को दे रहे थे। अब जो ब्रिटिश की सेना थी वो वफादार किसके प्रति? वो राजा के प्रति तो नहीं वफादार थी, वफादार तो कंपनी के प्रति थी। तो वो वही नियम कानून मानती थी जो कंपनी के नियम कानून होते। अब भाई भारतीय राजा के सैनिक होते तो इनकी बात मानते, वो तो कंपनी के सैनिक थे तो सारी बातें कंपनी की मानते थे। राजाओं के ऊपर खर्चा भी बढ़ गया और सैनिक वफादार भी किसके प्रति? कंपनी के प्रति। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ब्रिटिश कंपनी को नहीं पता न चलनी चाहिए। और जब से सैनिक उन राजाओं के पास रहने लगे तो राजाओं की गोपनीयता समाप्त होने लगी थी। तो सहायक संधि का व्यापक प्रयोग किसने किया था? वेलेजली ने। जबकि सहायक संधि का पहली बार प्रयोग किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। हैदराबाद आपकी पहली रियासत थी जिसने 1798 में सहायक संधि का प्रयोग किया था। अच्छा, हैदराबाद ही रियासत है जो स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत से मिलने में बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रही थी। तो 1948 में ऑपरेशन पोलो के दौरान ने हैदराबाद का विलय किया था। ध्यान रखिएगा। तो हैदराबाद के नवाब कौन थे? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए।
हैदराबाद के बाद 1799 में मैसूर ने, तंजौर ने, अक्टूबर 1799 में तंजौर ने, 1801 में अवध ने, 1802 में पेशवा ने, 1804 में सिंधिया ने, इन सब ने क्या कर लिया था, सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। ये वही सिंधिया हैं, ग्वालियर के सिंधिया, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई के स्थान पर इनका ब्रिटिश अंग्रेजों को साथ दिया था। अभी इन्हीं सिंधिया समुदाय से क्या हुआ है, ज्योतिराज सिंधिया जी कौन से नागरिक उड्डयन मंत्री बने, इसी परिवार से उनका संबंध है। इंदौर के होलकर, इन्होंने सहायक संधि नहीं स्वीकार किया था, क्योंकि जो इंदौर के होलकर थे, सिंधिया थे, गायकवाड़ थे, भोसले थे, ये सब भी क्या थे, मराठा परिसंघ के अंतर्गत आते हैं। जब मराठा के पेशवों ने 1802 में संधि कर ली, तो मोस्टली परिसंघ ने भी संधि कर ली थी, क्योंकि ग्वालियर के होलकर थे, गायकवाड़ थे, ये सब क्या थे, मराठा परिसंघ थे। देखो ये क्लास में हम क्या करेंगे, शॉर्ट में रिवीजन करना है, तो बहुत डिटेल से नहीं पढ़ेंगे कि भाई परिसंघ क्या होता है, परिसंघ के बारे में उन सब से क्वेश्चन नहीं आता। हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप इस पूरी सीरीज को तैयार करके जाइए, देखिएगा 10 में से 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अवध ने कब किया था, 1801 में किया था। अवध को बाद में आउटरम की रिपोर्ट को आधार बनाकर क्या कर लेंगे, अवध को हड़प भी लेंगे। और अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, जो 1857 के विद्रोह में लखनऊ से शामिल हुई थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह का पुत्र था ब्रिटिश कादिर को बेगम हजरत महल ने नवाब घोषित किया था, स्वयं 1857 के विद्रोह में शामिल हुई थी। ध्यान रखिएगा ये वही अवध है। तो अवध ने कब संधि को स्वीकार किया था, 1801 में। अच्छा, अवध के नवाबों ने इलाहाबाद के संधि में भाग लिया था कहाँ, बिल्कुल अवध के नवाब ने इलाहाबाद की संधि में भी भाग लिया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि का नेतृत्व किसने किया था, इलाहाबाद की संधि का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन को प्रारंभ किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया था, 1772 में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं भाई, सहायक संधि को स्वीकार किसने नहीं किया था, इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो मेहनत करनी होगी, जो आज पार्टी कर रहे हैं ना उन्हें कर लेनी दीजिए। आप एनसीईआरटी चला लो, क्योंकि कल आप खुश होगे तब आज परेशान होगे। अगर समझो आज आप 7 से 8 घंटा पढ़ नहीं पा रहे हो, तो कल आप 10 से 12 घंटे मजदूरी कैसे कर पाओगे, 10 से 12 घंटे फैक्ट्रीज में काम कैसे कर पाओगे। तो आज आपको मेहनत करनी होगी। तो मेहनत हर इंसान को करनी होती। आपको डिपेंड करना है कि आपको ये 3-4 साल मेहनत करनी है कि ज़िंदगी के 30-40 साल मेहनत करनी है। मेहनत हर इंसान को करनी होती है। अगर आपने 3-4 साल संघर्ष कर लिया ना, तो आपकी आगे की लाइफ अच्छी जी, सिर्फ आपकी लाइफ नहीं आपकी फैमिली की लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आज आपने 3-4 साल को संघर्ष न करके मौज मस्ती में गवा दिया, तो ज़िंदगी के आगे के 30-40 साल आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कब संघर्ष करना है। नेक्स्ट देखते हैं, वेले जली ने कौन सी संधि लाई थी, सहायक संधि। सहायक संधि का व्यापक प्रयोग किसने किया था, वेले जली ने। सहायक संधि का पहली बार किसने प्रयोग किया था, डुप्ले ने। डुप्ले ने कौन सा गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। अच्छा, अंग्रेजी कंपनियों को, जो ब्रिटिश कंपनियां आई थी, यूरोपीय कंपनियां आई थी, उनके आगमन का क्रम क्या था। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो जीके जीएस की रामबाण सीरीज चल रही, उसको आप जरूर देखिए। बेशक यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रही है, लेकिन जीके जीएस तो किसी भी एग्जाम के लिए बदल नहीं जाता। ऐसा तो नहीं कि वेले जली सहायक संधि पुलिस कांस्टेबल में कर रहे हैं तो किसी और एग्जाम में वेले जली की सहायक संधि नहीं होगी। सहायक संधि तो वेले जली की ही होगी। तो उस सीरीज को जरूर देखिएगा, कम टाइम में जीके जीएस के रिविजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसके साथ साथ आपकी हिस्ट्री की, पॉलिटी की सफलता सीरीज में थ्योरी क्लासेस चल रही, उन सबको भी देखिए। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ये नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। 1848 से 1856 तक डलहौजी गवर्नर बनकर रहते हैं। डलहौजी की 2 नीतियाँ बहुत प्रसिद्ध थी। एक तो इनकी राज झड़प नीति, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जैसे जिन राजाओं के क्या होता था, अपनी जैविक संतान नहीं होती थी, अब उनको उत्तराधिकार के लिए गोद लेना है, तो उनको क्या करना पड़ता था, गवर्नर से अनुमति लेनी पड़ती थी।
जैसे झांसी के राजा गंगाधर राव, इन्होंने दत्तक पुत्र को गोद लिया था दामोदर राव को। तो अब कहते थे कि भाई अगर आपकी जैविक संतान नहीं है तो अगर आपको गोद लेना है तो आप हमसे पूछिए, अगर हम आपको परमिशन दे दें तो आप गोद ले सकते हैं, नहीं तो उस राज का विलय कंपनी में हो जाएगा। राज हड़प नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रयोग किया था डलहौजी ने। डलहौजी 1848 से 1856 तक आपका गवर्नर रहता है। अब डलहौजी ने राज हड़प नीति के तहत कौन कौन से राज्यों को हड़पा था? 1848 में सबसे पहले सतारा को हड़पा था, जयपुर शमल को 1849 में, बाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में। झांसी को हड़पा था, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में शामिल हुई थी, इन्होंने उनका विद्रोह भी किया था। जैसे अब कानपुर के नाना साहब पेशवा शामिल होते हैं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई शामिल होते हैं, लखनऊ से बेगम हजरत महल शामिल होती हैं। 1851 का विद्रोह बहुत अच्छे रूप से चला, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? 1857 के विद्रोह में सब अपने अपने कारणों से शामिल हुए थे, किसी का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था कि हमें अंग्रेजों को हराना है या अंग्रेजों से बाहर भागना है। भाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि हमारी झांसी का विलय न हो। लखनऊ से बेगम हजरत महल चाह रही थी कि मेरा पुत्र बिरजेश कादिर अवध का नवाब बन जाए। सबके अपने अपने कारण से। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे लड़ रहे कि भाई हमें हमारी पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए 1857 का विद्रोह आपका असफल हो जाता है। देखिए 1857 के विद्रोह की क्लास चैनल में पड़ी हुई, उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। इसके साथ साथ सफलता सीरीज में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास है, सफलता सीरीज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्लास है, जिसमें मैंने कांग्रेस के प्रमुख उद्देश्य, उनसे जुड़े नेताओं के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है, इसलिए उन दोनों क्लासों को आप वहाँ से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सबसे पहले कौन सा हड़पा गया था? सतारा 1848 में, जयपुर संबल 1849 में, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली को 1855 में हड़पा गया था, लेकिन करौली में क्या हो गया? जन विद्रोह हो गया। अब जब जन विद्रोह हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया था? करौली को हड़पने से मना कर दिया था। तो पूछेगा ऐसा कौन सा प्रांत है जिसको हड़पने के बाद छोड़ दिया गया था? करौली, क्योंकि करौली में क्या हो गया था? जन विद्रोह हो गया था। ध्यान रखिएगा। राज हड़प नीति के द्वारा हड़पा गया पहला राज कौन सा था? सतारा था। कौन सा राज था जिसको छोड़ दिया गया था? तो आपका करौली था। झांसी को कब हड़पा गया था? 1853 में। करौली को 1855 में। अब 1813 के एक्ट से को जितने भी एक्ट है हमने पॉलिटी के क्लास में डिस्कस किए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट आया था, जिसके माध्यम से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। पहले क्या था? कंपनी की मोनोपोली थी कि सिर्फ कंपनी ही ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती है, लेकिन 1813 के एक्ट से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था, लेकिन कंपनी ने चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इसका अपना एकाधिकार नहीं समाप्त किया था। इसके बाद क्या हुआ था? 1846 में हार्डिंग ने पहली बार कहा कि सैन्य यातायात है तो हम क्या करेंगे? रेलवे की विकास की बात कही कि भाई हमें क्या करना है? सैन्य यातायात। देखो भारत में रेलवे का विकास ब्रिटिशर्स ने किया था, बिल्कुल सही बात है। भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से थाड़े के मध्य चली थी, लेकिन एक बात समझनी होगी, जो ये विकास हुआ था ना, ये विकास इसलिए था कि कच्चे माल को आसानी से सब जगह पहुंचा पाए, सैन्य यातायात रेलवे का विकास करने के लिए, तो उन्होंने इसका विकास अपने लिए किया था, ऐसा नहीं कि भारतीयों के लिए किया था, इस बात को समझना होगा। तो 1846 में हार्डिंग ने पहली बार सैन्य यातायात रेलवे के विकास की बात की। 1849 में पहली बार रेलवे लाइन कोलकाता से रानीगंज तक बिछाई गई।